कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में खीरा की अधिक पैदावार के लिए फसल का प्रबंधन। बकरियों में होने वाली बीमारियों का कैसे करें उपचार। आजकल किसान सब्जियों की खेती के अंतर्गत पॉली हाउस में खीरा की खेती करने लगे हैं और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि इनसे अच्छी आय जो प्राप्त होती है। लेकिन इस तरह से लगाई गई फसल में कई तरह की समस्याएं भी आ जाती हैं। अतः किसान भाई, आप किस प्रकार से करें पॉली हाउस में खीरा की फसल का प्रबंधन, जिससे कि खीरे की फसल में किसी प्रकार की समस्या ना आए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह। अभी हम ये खीरा ककड़ी के एक पॉली हाउस पे खड़े हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जहाँ भी चल रही है वहाँ पर ये सूत्रकृमि निमेटोड की समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है। और इस निमेटोड के बचाव के लिए मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूँगा कि फॉर्मेलिन से उसको किसी भी फसल को उगाने से पहले, हर क्रॉप को उगाने से पहले फॉर्मेलिन से उसको ट्रीटमेंट करें। फॉर्मेलिन से ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें जो निमेटोड के जो भी हैं सारे निमेटोड उसमें ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद उस फसल को उगाएं। इससे किसान को लाभ भी होगा, आर्थिक नुकसान भी कम होगा। और फसल में इसके मैं कुछ भूमि की उपचार की तैयारी भी बताता हूँ कि ग्रीन हाउस में हमें क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए। जहाँ किसान पॉली हाउस में फसल ले रहा है तो उस फसल में नीम की खली या करंज की खली का अवश्य उपयोग करें। नीम की खली निमेटोड है, दीमक है और इन सब से बचाव करती है। और नीम की खली को इसमें बुआई से पूर्व ही उसमें डाल दिया जाए। प्रारंभिक अवस्था में जो नर्सरी स्टेज में प्लांट तैयार करते हैं और उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। तो उस समस्या भी निदान के लिए यही है, भूमि उपचार ही एकमात्र उपाय है। और भूमि उपचार में मैंने जैसे पूर्व में भी बताया है कि हमें फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीटमेंट करेंगे तो ये दीमक की हुई समस्या, लीफ माइनर हुआ या निमेटोड हुआ या किसी भी तरह की ये कवक जनित रोग हुए, वो रोग हमें नहीं होंगे। और इसके अलावा निमेटोड से बचने के लिए हमें कार्बोफ्यूरॉन है 8 से 10 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से भी बुआई से पूर्व लगा दिया जाए तो भी किसान को उससे छुटकारा मिलेगा। यहाँ जैसे कि किसान भाइयों आप सभी को दिख रहा है कि ये खीरे की पत्तियों पे ये लीफ माइनर का इन्फेक्शन हुआ है और इस लीफ माइनर की इन्फेक्शन की वजह से लगभग कृषक का प्रोडक्शन 10 से 15% कम हो जाता है। इसके लिए मैं किसान भाइयों को जानकारी देना चाहूँगा कि किसी भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे रोगोर है, डाइमिथोइड है, उसका उपचार कर लें। डाइमिथोइड के लिए 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे कर दें और ज़मीन पे इसके जो प्यूपा रहते हैं ज़मीन पे भी उसका अच्छी तरह से स्प्रे करें तो इस बीमारी से
उपचारित किया जा सकता है। इसके अलावा बचाव के लिए नीम के निम्बेसिडिन या एजाडिरेक्टिन का जो बाज़ार में उपलब्ध है उसका एक स्प्रे कर लें तो ये इंसेक्ट का एंटीफिडेंट का काम करती है और रिपेलेंट का काम भी करती है, तो इंसेक्ट को भगाएगी। इस तरह से नीम अर्क या निम्बेसिडिन का हर 10 दिन में एक स्प्रे कर लिया जाए और लक्षण आने के बाद ये लीफ माइनर के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। और सबसे अच्छा उपाय है बचावी उपचार है। इस सिद्धांत पर अगर काम करेंगे तो ये बीमारी नहीं हो। लगभग इसमें खीरा ककड़ी जो इस तापमान है, खीरा ककड़ी 60 से 70 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 से 70 रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर होने पर उसमें समस्या आती है और उसमें पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू की समस्या ज़्यादा होती है। तो किसान को यही है कि इसमें दिन के समय 8 बजे के बाद इनको पर्दे जो हैं ग्रीन हाउस के सारे पर्दे खोल दें ताकि हवा का वेंटिलेशन अच्छा हो, और वेंटिलेशन जितना अच्छा होगा, जितना एरेशन अच्छा होगा, उतनी फसल अच्छी होगी और उसमें पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नीचे की 30 सेंटीमीटर की जो भी 30 सेंटीमीटर नीचे जो भी पत्तियाँ या फल आएँ उनको नहीं लेना चाहिए और नीचे की सारी पत्तियाँ तोड़ देना चाहिए और इनको विधिवत दूरी पे लगाना चाहिए। 30 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाने पे और डायगनल 45 डिग्री डायगनल पे लगाने से उनमें हवा का संचार अच्छा होगा। तो ये भविष्य में जो खीरे में जो ज़्यादा कंसंट्रेशन इनकी ज़्यादा कम डिस्टेंस पे लगाने पे, हाई डेंसिटी होने पे ये वायु का एरेशन कम हो जाता है और वायु के अभाव में इनमें पौधों में पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आ जाती है। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि 1000 स्क्वायर मीटर में लगभग 2200 से 2500 पौधे ही लें, इससे ज़्यादा नहीं लें। तो एरेशन अच्छा होगा, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और किसान को ये फंगस और जो भी इंसेक्ट्स हैं उनका अटैक भी कम होगा और किसान लाभान्वित होगा। किसान भाइयों, बकरियों में लगने वाली बीमारियों की यदि बात करें तो बरसात में कुछ बीमारियों का प्रभाव इनमें अधिक होता है जिनका निदान उचित समय पर न करने से बकरियों की मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बीमारियों से बचाव हेतु कौन कौन से उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर SP सिंह त्यागी से। पहले हम बात करेंगे खुरपका मुंह पका की। हालांकि बकरियों में भी ये बीमारी होती है, लेकिन बकरियां जो हैं इसके लिए हमारे जितने भी जुगाली करने वाले पशु हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है बकरियों में होती है। लेकिन तब भी ये बीमारी, क्योंकि ये विषाणु जनित रोग है, ये बकरियों में भी आ जाता है और इस रोग में सबसे पहले जो है बहुत तेज बुखार आता है पशु को और उसके बाद उसके मुंह से लार आनी शुरू हो जाती है और हल्के हल्के जो है छाले पड़ जाते हैं और ये छाले जो है बाद में बड़े होते रहते हैं और बड़े होके यही जो है घावों में बदल जाते हैं। और यही चीज़ जो है, चूँकि हमारे पशु जो हैं कीचड़ में रहते हैं, खुरों में छाले होते हैं और खुरों में छाले होके फिर ये जो है जख्म हो जाते हैं और कई बार जो है पशुओं में चूँकि कीचड़ होने की वजह से इसमें जो है कीड़े पड़ जाते हैं। तो हमारे जो बकरी पालक हैं उनको इसका टीकाकरण जो है, सबसे अच्छी बात है कि अगर हम टीकाकरण करा लेंगे पहले से ही तो ये बीमारी नहीं होगी। देखिए, इस बीमारी में जो है हमारे पशुओं का आर्थिक नुकसान ज़्यादा होता क्योंकि वो खा पी नहीं सकते और इसमें जो है पशु ज़्यादातर मरते नहीं हैं, लेकिन आर्थिक नुकसान इस वजह से होता है कि अगर वो दूध में है तो दूध देना बंद कर देंगे। तो इसके लिए अगर बीमारी हो ही गई है और टीकाकरण आपने नहीं कराया है तो एक आयुर्वेद की जो है दवा आती है मुख पाखर, पशुओं के जो है मुंह में और जीभ पे पूरे जबड़ों में लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि ये एक सीमेंट जैसा काम करता और छाले जो हैं सब दब जाते हैं। तो हमारा पशु जल्दी से चारा खाना शुरू कर देगा और जहां उसने चारा खाना शुरू किया फिर कोई किसी तरह की दिक्कत उसको जो है नहीं रहती। पैरों में जो है जख्म जल्दी से जल्दी ठीक हों, इसके लिए हम जो है एक डंडे में आगे कपड़ा बांध के फिनाइल में डुबो के उसको हर घंटे बाद खुरों पर मारते रहते हैं। इससे मक्खियाँ नहीं बैठेंगी और मक्खियाँ नहीं बैठेंगी तो हमारा पशु जो है वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। दूसरा जो रोग है हमारा थनैला रोग, ये थनैला जो है इसका अभी टीकाकरण नहीं हुआ है और ये हमारा गंदगी का रोग है। चूँकि गंदगी, हमारे पशु जो हैं वो ज़्यादातर कच्ची ज़मीनों में रहते हैं
और मक्खियाँ मच्छर सब तरह के, तो गंदगी की वजह से ये रोग ज़्यादा होता और ज़्यादातर ये बरसात में होता, क्योंकि बरसात में जो है ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है और इसी वजह से, और दुधारू पशुओं में खास तौर से, क्योंकि उनकी जो है दूध निकालते वक्त जो है थन की नली खुल जाती है और जीवाणु जो है उसी से ही प्रवेश कर जाते हैं। तो इसमें बकरी पालकों को जो है 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है सफाई का, कि नीम हमारे यहाँ सब जगह उपलब्ध है, तो हम जो है नीम की पत्तियाँ उबाल के और उनको गुनगुना पानी जब हो जावे तो हफ्ते में कम से कम एक बार ऐन और थन को जो है इससे धोना है, तो इससे जो है जीवाणु नहीं रहेंगे, तो कम से कम जो होगा। दूसरी चीज थनैला रोग में ये ध्यान रखनी है कि भाई हमारा जो है पशु चाहे दिन भर कीचड़ में रहे, लेकिन दूध दूहते समय हमें जो है उसको साफ सुथरी जगह रखना है और दूध निकालने के तुरंत बाद पशु बैठ ना जाए, इसके लिए बकरी को जो है 150 ग्राम दाना देते हैं, जिससे वो उसके लालच में जो है खड़ी रहेगी और जब थन की नली बंद हो जाएगी तो जीवाणुओं का प्रवेश जो है वो स्वयं ही बंद हो जाएगा। बाकी जो हमारी 2 बीमारियां हैं, एंट्रोटॉक्सीमिया और प्लूरोनिमोनिया, इनके लिए जो है किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि वो जो है अपनी बकरियों का टीकाकरण करा लें। तीसरी बात जो आती है बकरियों में विशेष तौर से जो परजीवी हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है इनको तंग करते हैं, चाहे वो बाह्य परजीवी हों और चाहे आंतरिक परजीवी हों। तो परजीवियों से रक्षा करने के लिए एक इंजेक्शन आ गया है आइवरमेक्टिन। इस इंजेक्शन को जो है ये भी त्वचा में ही लगना है। 2 ml जो है लगाने से हमारे पूरे 1 साल तक बाह्य परजीवियों और आंतरिक परजीवियों से सबसे रक्षा हो जाएगी, क्योंकि बहुत 2 घंटे के अंदर अंदर ये जो है सारे कीड़े चाहे अंदर के हों चाहे बाहर के, दोनों को साफ कर देता। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। अधिक उपज हेतु सिंघाड़े की रोपाई पर जानकारी। आरती लाइव। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने सिंघाड़े की नर्सरी समय से लगाई होगी वो अभी रोपाई योग्य तैयार हो गई होगी और बहुत से कृषक तो इसकी रोपाई का कार्य भी करने लगे होंगे। इस संबंध में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ केपी सिंह से। सिंघाड़े की खेती और धान की खेती में लगभग जो एक ऑपरेशनल समानता है, जो काम करना होता है, इसमें जो वेराइटीज लगाते हैं वो एक लाल गुलरा है, ये भारी किस्म का होता है, एक हरीरा है जो कुछ उससे कम उम्र का है।
धान के खेतों में सिंघाड़ा लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो हरीरा और लाल गुलरा, ये दो किस्म जो हैं ये सबसे आदर्श किस्म है। इसमें कांटा भी नहीं होता है, तो पैदल चल के ही बनिहार इसकी तोड़ाई कर सकते हैं, इसकी लगाई कर सकते हैं। और इसमें एकड़ पीछे 2 बैग सुपर फास्फेट, 20 किलो प्रति एकड़ यूरिया और 15 किलो पोटास, ये इसमें रासायनिक खाद का एक जो डोज लगता है वो है। तो गोबर की खाद तो इसमें अपन जितनी डाल सकें अच्छी बात है, उतना ही लाभ होता है गोबर की खाद का। और इसमें और ऐसे ही जैसे धान का कीचड़ मचाते हैं वैसे ही इसका कीचड़ मचाया जाएगा। अभी एक लगभग ये कीचड़ मचाने के बाद, खाद डालने के बाद लगभग इसमें 1 फीट पानी का जल स्तर कर देना होता है। और इसके बाद में एकड़ पीछे 1000 गुरांजी, 3 बेल की एक गुरांजी, ये जो बेल होती है इसको लगाया जाता है। ये देखना एक होता है कि कीट प्रकोप तो नहीं है, लगाने के वक्त भी इसको ट्रीटमेंट कर लें, जैसे मोनोक्रोटोफास है, क्लोरोपायरीफास, साइफरमेथ्रिन, इन दवाओं का घोल बना करके लगभग ये समझ लीजिए आपकी 50 लीटर पानी में 100 ml हमने दवा डाल दी और उसमें एक 10 मिनट डुबा के रख दिया बेल को और उसको लगा दिया। पौधे प्लांट से प्लांट 1-1 मीटर पे लगा दिया जाता है। बेल लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ कचरा होने की संभावना है तो वहाँ जुताई करने के बाद में जो बेल लगा रहे हैं उसकी संख्या अधिक रखनी चाहिए। अगर 1000 गुरांजी लग रही है 1 एकड़ में तो बेहतर ये होगा कि 1500 लगा दें। तो होता यह है कि दूसरा कचरा उगने या पनपने के पहले बेल घनी हो जाती है तो उसके बाद फिर कचरा नहीं हो पाता। और अगर हमने पतला लगाया और एक बार कचरा अगर पनप गया तो फिर वो बेल को ख़त्म कर देता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद 10-10 दिन में ये देखते रहें कि इस पर कीट प्रकोप तो नहीं है, अगर है तो इसके ऊपर कीटनाशक दवा लगभग 15 लीटर पानी में 60 ml दवा जो है ये प्रभावकारी होती है। और 10-10 दिन में अगर हम छिड़काव करते रहें तो फसल को आखिरी तक निरोग बनाए रखने में हम सक्षम होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सिंघाड़ा घना नहीं होता है इसका पत्ता, तब तक निंदाई जरूरी है। ये देख ले कि अगर दूसरी कोई जली वनस्पतियां हो रही हैं तो उनको निकाल देना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि सितंबर के मध्य में उसमें फ्लावरिंग चालू हो जाती है। और विशेष हमको अगस्त और सितंबर 2 ही माह होते हैं कि जिनमें हमारे को हर 10 दिन के 10 दिन दवा कीट हो ना हो डाल ही देना चाहिए। अगर ये हमने किया है तो मान लीजिए कि हम बिल्कुल एकड़ पीछे 40 से 45 क्विंटल उत्पादन ले लेंगे। और दिसंबर में इसकी फसल समाप्त होने के बाद में जो इसका पत्ता है सड़ गल करके यहीं बैठ जाता है, खाद में परिवर्तित हो जाता है। इसमें आप अगर 1-2 एकड़ में भी इस तरह से आप सिंघाड़े की खेती करना चालू कर देंगे तो एक आर्थिक आधार बनना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी ज़मीन सुधरना चालू हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप कुछ दिन में हर साल कुछ प्लॉट बदल बदल के आप सिंघाड़े की खेती करते रहे तो कुछ दिनों में आपके पूरे खेत की जो मिट्टी की किस्म है वो उर्वरक हो जाएगी और आपको रासायनिक खाद की आवश्यकता उतनी नहीं। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को जाना। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ केपी सिंह से। सिंघाड़े की उन्नत खेती किस प्रकार से की जाती है? किसान भाइयों, मुख्यतः अपन बात करते हैं कि अगर स्वस्थ पौधा अगर अपने पास में है तो स्वस्थ पौधे से अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नर्सरी अवस्था में जो पौधा होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है और बहुत कोमल अवस्था में होता है। तो इस समय आपको विशेष रूप से उसके ऊपर ध्यान देने योग्य अवस्था होती है ये। तो आप सभी जानते हैं कि अभी जो मौसम है इस मौसम में आपने नर्सरी लगा रखी होंगी। तो नर्सरी में जो अवस्था में जो पौधे हैं अब आपको समय हो गया है कि आप उनको विस्तृत रूप से फैलाएं। पानी के अंदर जो आपका तालाब है उसके अंदर जैसे जैसे उनकी बेलें बढ़ती आ रही हैं वैसे वैसे उनको निकाल के आप पानी के अंदर डालें उसको। और हर 5 या 7 दिन के अंतराल पे खरपतवार बाहर निकाल दें। दूसरा, इसमें जब हमने देखा है कि जो आप तालाब में फसल लेते हैं तो उसमें काई की शिकायत मिलती है अपने को। तो काई के उपचार के लिए एक तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको बाहर निकाल लें काई को। दूसरा, जो चूना होता है, चूना का आप 5 किलो प्रति 10,000 लीटर के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो आप देख लीजिए आपका तालाब कितना बड़ा है और 5 किलो के हिसाब से आप 10,000 लीटर के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जब आप अभी 15 से 20 दिन बाद, जिन किसान भाइयों की अभी नर्सरी में बहुत छोटी है अवस्था है, 15 से 20 दिन बाद वो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, पानी में ले जाएंगे उसको, उस समय आप ध्यान दें कि जो नर्सरी में से आपने पौधा निकाला है उसको अच्छी तरीके से उपचारित कर लें ताकि कोई बीमारी उस पौधे के साथ में, अगर वो डंठल या नर्सरी से जो आप पौधा ले जा रहे हैं वो किसी संक्रमण युक्त है तो आपके लिए हानिकारक होगा मुख्य खेत में जाने के बाद में। तो उससे पहले ही उसको डाइथेन 45 या बाविस्टीन से इससे आप उपचारित कर लें
2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में आप डाल लीजिए डाइथेनियम 45 को या फिर बायोस्टीन को। उसके अंदर आपका जो भाग आपको उपयोग करना है उसको उसमें डुबो दीजिए। 10 मिनट डुबोने के बाद में, सुखाने के बाद में फिर आप उसको ट्रांसप्लांटिंग करें। इसके अलावा किसान भाइयों ये भी देखा गया है कई जगह, जैसे आप सिंघाड़े का जो पौधा होता है नर्सरी जब लगाते हैं तो छाया करके रखते हैं आप, तो छाया की अवस्था में तो इसमें देखा गया है कि कई फफूंदीजनक रोग इसमें आते हैं। इसमें से मुख्य जो है, एक आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जम जाता है पूरी पत्ती के ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं दही रोग, जिसको किसान भाई बोलते हैं देसी भाषा में। पूरा पाउडर जम जाता है पत्ती के ऊपर और इससे क्या होता है कि जो पौधे की बढ़वाहट पूर्ण रूप से रुक जाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है भोजन बनाने की, वो पूर्ण रूप से बाधित हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए आप डाइथेनियम 45 का उपयोग कर सकते हैं। 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं आप। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ललितपुर के रमेश भारती ने। आपने मत्स्य बीज उत्पादन तकनीक पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मत्स्य पालकों के लिए बीज उत्पादन का काम एक बहुत अच्छा व्यवसाय है मछली पालन के क्षेत्र में। तो मत्स्य बीज उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कार्प मछलियाँ जो हमारे मीठे जल में पाली जाती हैं, उनके लिए सर्कुलर हैचरी बहुत ही अच्छी हैचरी मानी जाती है, जिसमें कि सर्कुलर टैंक्स होते हैं और उसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि पानी का सर्कुलेशन होता रहे, हमेशा पानी घूमता रहे, जिससे कि जो अंडे उसमें संचय किए जाते हैं वो लगातार घूमते रहें और स्थिर ना हो, बैठे नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। साथ साथ इसमें कुछ तालाबों की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, जिसमें कि प्रजनकों को रखना पड़ता है और उनका रख रखाव ठीक ढंग से करना पड़ता है। तथा यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि हैचरी में लगातार जब बीज उत्पादन का काम हो तो उसमें लगातार पानी की व्यवस्था हो और पानी ऑक्सीजनेटेड हो। हैचिंग टैंक का आकार 3.6 मीटर व्यास वाला करना पड़ेगा और उसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर के करीब होती है, ताकि उसमें 1 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा जा सके। हैचिंग टैंक में 2 टैंक होते हैं, एक बाहर की तरफ होता है, एक अंदर की तरफ होता है। तो अंदर की तरफ जो टैंक होता है उसके बीच में एक पाइप लगा हुआ रहता है जो कि उसके पानी के लेवल को बराबर रखता है और साथ ही उसमें से जो पानी आता रहता है हैचिंग टैंक में, वो गंदा पानी उस वाले पाइप से निकलता रहता है। तो अंदर वाले जो आंतरिक टैंक होता है वो चारों तरफ से जाली से ढका रहता है, जिससे कि पानी छनकर उसे बाहर जाए। तो हैचिंग टैंक और उसके बाद में कंडीशनिंग टैंक, एक छोटा सा टैंक बनाया जाता है जिसकी लंबाई लगभग 2 मीटर होती है, चौड़ाई लगभग 1 मीटर तथा गहराई भी लगभग 1 या 1.2 मीटर के करीब रखी जाती है। इस टैंक में ब्रीडिंग से पहले मछलियों की कंडीशनिंग की जाती है, उनको सवेरे पकड़ लिया जाता है और दिन भर वहाँ पे उनको एक्लिमेटाइज किया जाता है ताकि इस वातावरण में रहने के उपयुक्त हो जाएं तथा जो भी उन्होंने खाद्य पदार्थ खाए हुए हैं उनका ठीक से पाचन हो जाए और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाए। फिर शाम के समय उन मछलियों का, प्रजनक मछलियों को हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें कि सिंथेटिक हार्मोन आजकल बाज़ार में मिलते हैं, जैसे ओवा प्रीम, OAFH, ओवा टाइड। मत्स्य बीज उत्पादन के लिए सबसे पहले आपको प्रजनक तालाबों से प्रजनकों का चयन करना पड़ता है, जो कि सवेरे के समय किया जाता है। प्रजनकों का चयन करके नर और मादा मछलियों को इंजेक्शन लगाया जाता है। ये मादा मछलियों को नर की तुलना में लगभग 2 गुना हार्मोन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे यदि एक मादा 1 किलोग्राम की है तो उसे 0.4 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम के हिसाब से ओवा प्रीम या OAFH का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह से नर मछलियों को 0.2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम के दर से ओवा प्रीम या OAFH नामक हार्मोन का प्रयोग करना पड़ता है। इन हार्मोन्स को मछलियों के गोनोपोर के पास, जहाँ पे
डार्सलफिन होता है उसी की आसपास इंजेक्शन दे दिया जाता है। इंजेक्शन देने के बाद इन मछलियों को ब्रीडिंग पूल, जिसे कि प्रजनक पूल कहते हैं, उसमें रख दिया जाता है। उसमें कृत्रिम बरसात की व्यवस्था रहती है तथा पानी घूमने की भी व्यवस्था होती है। उसमें ऊपर से पानी गिरता रहता है। ये वातावरण मछलियों के प्रजनन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि बरसात जैसे कंडीशन नहीं बनाई जाएगी या नदी के फ्लो जैसे कंडीशन नहीं बनाएगी तो मछलियाँ ठीक से अंडे नहीं दे पाएंगी। इन व्यवस्थाओं में मछलियाँ रात के समय 3-4 बजे के आसपास अपने अंडे देना शुरू कर देती हैं तथा नर अपने स्पर्म देना शुरू कर देते हैं। और मछलियों के अंडे में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है। निषेचित अंडों को जल्दी ही हैचिंग टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पे उनका हैचिंग होती है। और इन सब कार्यों के लिए लगातार पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होती है। जब निषेचित अंडों को हैचिंग टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है, अंडे भी धीरे धीरे घूमते रहते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। और यह एक इसलिए किया जाता है कि ताकि अंडे लगातार घूमते रहें और धीरे धीरे उसमें जो जाइगोट है वो उसके एग सेल के किनारे आए और उनका हैचिंग हो जाए। तो इस कार्य में लगभग 16 से 20 घंटे लग जाते हैं। तो लगभग 20 घंटों के बाद इनकी हैचिंग हो जाती है। फिर हैचलिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिन्हें लार्वी कहते हैं। इन लार्वी को वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो उनको लगभग 3 दिनों तक इसी हैचिंग टैंक में रखा जाता है। 3 दिनों के बाद ये मजबूत हो जाते हैं तथा नर्सरी तालाब जो कि मिट्टी के बने होते हैं और बाल्टी में ले जा कर के नर्सरी तालाबों में, जो कि पहले से ही तालाब तैयार हों। नर्सरी तालाब में इनकी संचय दर 50 से 60 लाख प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए तथा यहाँ इन्हें 20 दिनों तक संचित रखते हैं। ये जीरा अवस्था कहलाता है। वहाँ पे उन्हें लगभग 20 से 25 दिन लगते हैं फ्राई अवस्था तक पहुँचने में। उनको थोड़ा बहुत बाहर से कृत्रिम आहार भी देने की ज़रूरत होती है और उसके बाद में 20-25 दिनों के बाद वो मत्स्य पालकों को देने लायक हो जाते हैं। बीज उत्पादन का कार्य यदि सही ढंग से किया जाए और उसमें 2 हैचिंग टैंक रहते हैं, उसे इस हैचरी को लगाने में लगभग 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो किसान एक सीजन में लगभग 1 से 1.5 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन कर सकता है और लगभग 5 से 10 लाख रुपए का मत्स्य बीज का उत्पादन कर लेगा। यह स्ट्रक्चर, यह संरचना काफ़ी समय के लिए बन जाती है। 20 से 25 साल तो हैचरी की लाइफ रहती ही है। तो धीरे धीरे उसे जो फिक्स्ड कॉस्ट में पैसा लगा हुआ है तो साल प्रति साल आता रहेगा, लेकिन अगले साल 2 साल 3 साल में उसे सारा पैसा वापस आ जाएगा और फिर उसको नेट आमदनी होने लगेगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।